अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है YT और इंग्लिश ट्यूटर पे। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज अपनी क्लास को शुरू करेंगे इंग्लिश की एक क्लासिक पजल से। पजल ये है कि आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मनीषा हैज़ लिव्ड या हैज़ बिन लिविंग इन लंदन फॉर 10 ईयर्स। मुझे पता है आप में से 90% लोग बी को यहाँ पे सही आंसर बताएंगे, जो कि गलत नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके हिसाब से सही होगा, लेकिन आधी बुक्स में आपको ए जो है ना ये मिलेगा करेक्ट आंसर, और कहीं कहीं आपको एसएससी बैंक की कीज़ में भी, आंसर कीज़ में भी ए वाला जो है ना वो करेक्ट बताएगा। तो आपको यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को सीखना है, इस कन्फ्यूजन को क्यों पैदा होती है, कैसे आप दोनों सेंटेंसेस को डील करेंगे, आज की क्लास में आप अच्छे से लर्न करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि इसके बाद किसी बुक को आपको खोलना ना पड़े, एडवांस टेंसेस आपका यहाँ से पूरी तरीके से कवर हो जाए। चलिए शुरू करें। अपनी ऐप को डाउनलोड करें, योर इंग्लिश ट्यूटर प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ऐप पे मिलेंगे आपको क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो मैं खुद बनाता हूँ। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। राइटिंग का कोर्स है, बेसिक से एडवांस्ड आप लिखना सीख सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। एसे, समरी, राइटिंग, प्रेसी है ना, ईमेल, सब चीज़ें इसके अंदर कवर हो रही हैं। आज इस कोर्स पे एडिशनल डिस्काउंट चल रहा है, यूज़ करें कोड राइटिंग 2022, समझ गए। 499 में कोर्स आपको मिल रहा है। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, 1 ईयर कॉम्बो, प्रीलिम्स, मेंस, क्लैरिकल और पीओ, इसका भी फ़ायदा ले सकते हो। आज रामनवमी के मौके पे 450 के अंदर आपको एक कोर्स मिल रहा है इस कोड के साथ। इसी तरीके से एसएससी पे भी आज रात तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 1 ईयर कॉम्बो, प्रीलिम्स और मेंस का, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए 450 में इस कोड के साथ। कोड्स का फ़ायदा ज़रूर लें रामनवमी के मौके पे, जो डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं। चलिए शुरू करें। देखो कन्फ्यूजन ये है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या फ़र्क होता है। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, मनीषा 10 सालों से लंदन में रह रही है। 10 सालों से लंदन में रह रही है। सबसे पहले आप सेंटेंस बनाएंगे कुछ इस तरह का, मनीषा हैज़ बीन लिविंग इन लंदन फॉर 10 ईयर्स। इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको मैं बोलूँगा पीपीसी, ठीक है, पीपीसी। और दूसरा सेंटेंस कौन सा है, दूसरा कुछ ऐसा बनेगा, मनीषा हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर 10 ईयर्स। इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, इसको मैं बोलता हूँ पीपी। तो पीपीसी तो आप बना रहे हो, लेकिन कई बुक्स में आपको मिलेगा पीपी। आपको समझना ये है कि पीपीसी और पीपी इस केस में दोनों ही सही हैं। पहली चीज़ दिमाग में बैठ गई, क्यों सही है ये अभी आप लॉजिक से सीखोगे भी, है ना आगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई काम कई सालों से हो रहा हो, कई वक्त से हो रहा हो, तो पीपीसी और पीपी, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं। दोनों का मीनिंग अलग होता है, ठीक है। चलो, वैसे ही रोहन यहाँ 6 महीने से काम कर रहा है, तो रोहन हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 6 मंथ्स, ये हो गया पीपीसी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये तो आप बनाने वाले थे, और ये मैंने बना दिया, रोहन हैज़ वर्कड हियर फॉर 6 मंथ्स, ये हो गया पीपी। अब टेक्निकली ये दोनों सेंटेंस सही हैं, पहला और दूसरा, इन दोनों में मीनिंग के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा इनके इमोशंस में फ़र्क है, ठीक है। एक और सेंटेंस बना रहा हूँ ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए कॉन्सेप्ट, फिर इसका लॉजिक अपने को समझना है। जिया 2 सालों से इस स्कूल में पढ़ा रही है, तो जिया हैज़ बीन टीचिंग एट दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स एंड जिया हैज़ टॉट एट दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। पीपीसी और पीपी दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों का मीनिंग यही है, जिया 2 सालों से पढ़ा रही है। एक चीज़ का ध्यान देना, जब भी टीच करते हैं तो एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब भी कहीं पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, स्कूल में, एट प्रीपोजिशन, इन नहीं। आई एम टीचिंग इन दिस स्कूल नहीं, आई एम टीचिंग एट दिस यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल। चलो अब देखो इसका समझते हैं लॉजिक, ऐसा हो क्यों रहा है। हमने तो आज तक ये सुना था कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अलग अलग होते हैं, तो आज दोनों टेंसेस के ऊपर ध्यान देंगे थोड़ा सा। सबसे पहले पीपीसी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके साथ में सिंस या फॉर भी आता है, हम बात कर रहे हैं फॉर की। अगर पीपीसी आप बनाओगे तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, रोहन हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 6 मंथ्स। अब इसका मीनिंग पता क्या है, इसका मीनिंग वही है जो आप समझते हो, आगे देख लेंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, इसके साथ में अगर फॉर लगा दें और ऐसा लिख दें, रोहन हैज़ वर्कड हियर फॉर 6 मंथ्स, ये दोनों सेंटेंसेस आपस में बराबर हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या हुआ है, सेंटेंस में एक्शन अभी भी कंटिन्यूस स्टेट में है। 6 महीने से रोहन पढ़ा रहा है या काम कर रहा है, और आज भी कर रहा है। एक्शन पहले भी हो रहा था और एक्शन आज भी हो रहा है, इसको तो आप बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इसको आप सही से समझो। ये यूं कहता है, या तो एक्शन पूरा हो चुका है या फिर वक्त पूरा हो चुका है। इधर देयर हैज़ बीन, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, और द ड्यूरेशन हैज़ बीन फिनिश्ड, दोनों में से एक काम हो चुका है। अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो ना, तो 4 6 मंथ्स ये एक ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है या नहीं।
टाइम ड्यूरेशन 6 महीने की पूरी हो चुकी है, तो मतलब ये वाली कंडीशन पूरी हो चुकी है, कंप्लीशन ऑफ ड्यूरेशन। अब इसका दूसरा मीनिंग क्या है, ये वाली चीज़ अभी भी जारी है। आई बात समझ में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की खासियत यही है कि या तो काम पूरा होता है या वक्त पूरा होता है। इस केस में वक्त पूरा हो चुका है, ड्यूरेशन आपको दी गई थी 4 प्लस में, टाइम ड्यूरेशन आपके पास है 6 मंथ्स। अगर वक्त पूरा हो चुका है, अगर वक्त पूरा हो चुका है तो बचा क्या, तो बचा काम। काम अभी भी जारी है, इसलिए सेंटेंस को हम क्या मानते हैं, रोहन हैज़ वर्कड हियर फॉर 6 मंथ्स। रोहन यहाँ 6 महीने से काम कर रहा है। आई बात समझ में, लॉजिक समझ में आ गया ना भाई। इसके अंदर तो काम चालू ही होता है, इसके अंदर काम और ड्यूरेशन दोनों में से एक चीज़ खत्म होती है। ड्यूरेशन खत्म हो गई फॉर लगने के बाद, तो काम अभी भी चालू है, तो दोनों सेंटेंसेस एक ही सेंटेंस है, एक ही मीनिंग है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सवाल, बोले सर अगर ऐसा ही था तो फिर पीपीसी बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, आप इसी को चलने देते, ज़रूरत क्या थी इसकी। तो इसकी ज़रूरत के 3 रीज़न है अपने पास। पहला है रीज़न नंबर 1, रेस्टोरेंट नंबर 1। रीज़न नंबर ये कहता है 1 कि अगर आप पीपीसी यूज़ कर रहे हो ऐसे केस में, तो आप पूरा एम्फोसिस डाल रहे हो एक्शन के ऊपर। रोहन क्या कर रहा है भाई 6 महीने से, रोहन 6 महीने से यहाँ काम कर रहा है, घर नहीं बैठा, कुछ और नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, 6 महीने से यहाँ काम कर रहा है। और अगर आप पीएफ को चूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस को, पीपी को, उसमें आप 6 महीने की जो ड्यूरेशन है उस पर जोर देते हैं। रोहन 6 महीने से क्या कर रहा है, रोहन यहाँ काम कर रहा है, हाँ जी काम कर रहा है 6 महीने से। आ रही है बात समझ में। फर्स्ट केस में क्या हुआ, रोहन 6 महीने से क्या कर रहा है, रोहन 6 महीने से काम कर रहा है। और सेकंड केस में क्या हुआ, रोहन यहाँ कब से काम कर रहा है, रोहन यहाँ पे 6 महीने से काम कर रहा है। आई बात समझ में। पीपीसी और पीपी में यही फ़र्क होता है, अगर उनके साथ में 4 आ जाए यानी कि ड्यूरेशन आ जाए, काम दोनों केसेस में ही चालू है, एम्फसिस आपका अलग अलग होने वाला है। अब इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझे कि ये दोनों सेंटेंसेस बराबर हैं। जिया हैज़ बीन टीचिंग एट दिस स्कूल फॉर 2 years एंड जिया हैज़ टॉट एट दिस स्कूल फॉर 2 years, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। पहले में हम ये बता रहे हैं कि जिया स्कूल में पढ़ा रही है, घर पे नहीं बैठी है। सेकंड में हम ये बोल रहे हैं कि पढ़ा रही है स्कूल में 2 सालों से, आज नहीं आई है, 2 साल हो चुके हैं। आई बात समझ में। इमोशंस का फ़र्क है, क्योंकि 4 लग गया, ड्यूरेशन पूरी हो गई, जिया का पढ़ाना अभी भी जारी है। इसी तरीके से ये दोनों सेंटेंसेस भी सेम है। मनीषा हैज़ बीन लिविंग इन लंदन और मनीषा हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर 10 years। दोनों सेंटेंसेस का अपना अपना मीनिंग है। फर्स्ट सेंटेंस में पूछा गया है मनीषा 10 सालों से क्या कर रही है, मनीषा लंदन में रह रही है। सेकंड केस में सवाल ये था मनीषा लंदन में कब से रह रही है, मनीषा 10 सालों से लंदन में रह रही है। मनीषा तो लंदन में ही है, इसमें भी और इसमें भी। चलिए इतना क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो जो इतना अभी तक सीखा इसको रिवाइज कर लेना, ये बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स। अब बेसिक्स को मैं बिल्ड करके आगे लेकर के जाऊंगा एडवांस लेवल पे, ठीक है। अभी तक आपने क्या सीखा कि पीपीसी और पीपी में यही फ़र्क होता है कि एक जगह काम पे एम्फेसिस होता है, दूसरी जगह ड्यूरेशन पे होता है। ये था लॉजिक नंबर 1। लेकिन सिर्फ यही एक लॉजिक नहीं है इंग्लिश में इन दोनों टेंसेस को अलग अलग रखने का, एक एडवांस लॉजिक भी है जो आप जो है सीखने वाले हो, है ना। अब कौन सा है वो लॉजिक, ध्यान से समझो। पहला सेंटेंस है आई हैव बिन नोइंग हर फॉर 2 years। सेकेंड है आई हैव नोन हर फॉर 2 years। पहले में भी क्या हो रहा है, काम हो रहा है, दूसरे में भी काम जारी है। फॉर 2 years ड्यूरेशन दोनों में दी हुई है। मैं उसे जानता आ रहा हूँ 2 सालों से, मैं उसे जानता आ रहा हूँ 2 सालों से। यहाँ पे जानने के काम पे एम्फेसिस है और यहाँ पे ड्यूरेशन पे, जब से मैं जान रहा हूँ, इस चीज़ पे सारा जोर है। लेकिन आपको जान के थोड़ी सी हैरत होगी, सरप्राइज हो जाओगे आप। फर्स्ट सेंटेंस गलत है, सेकंड सेंटेंस सही है। यहाँ पे फंसेगा अपना लॉजिक नंबर 2। लॉजिक नंबर 2 ये कहता है कि पीपीसी और पीपी, इन दोनों के बीच में सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है। कौन सा वाला, वर्क और ड्यूरेशन पे एम्फेसिस वाला। एक और डिफरेंस भी इन दोनों के बीच में है जो थोड़ा एडवांस्ड है। और वो क्या डिफरेंस है, कुछ वर्ब्स को आप पीपीसी में यूज नहीं कर सकते हो। देर आर सम वर्ब्स विच आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स की खासियत ये होती है कि वो एक स्टेट यानी कि अवस्था को बताती है, एक स्टेट यानी कि अवस्था को बताती हैं। इन वर्ब्स में कोई भी टाइम कंजम्पशन नहीं होता। टाइम कंजम्पशन नहीं होता तो ये वर्ब्स कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में नहीं आती, और इस वजह से ये वर्ब्स कभी भी कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए वहाँ पे इन वर्ब्स को यूज ही नहीं करते। आई बात समझ में। नो उन्हीं में से एक ऐसी वर्ब है, नो का मतलब होता है जानना। मान लो आप मुझे जानते हो, आपने इससे अपने दोस्त को बोला मैं सर को जानता हूँ, वो सर यहाँ पे खड़े हैं ना जो गाड़ी के सामने, इनको मैं जानता हूँ। क्या जानने के काम में कुछ टाइम वेस्ट हुआ,
कुछ टाइम स्पेंड हुआ? नहीं हुआ। जिस दिन आपने इस चैनल पे आकर के वीडियोस को देखा, 2 बार वीडियो को देखा, आपने जिस दिन मेरे से परिचय हुआ उस दिन से आप मुझे जानने लगे। जानने में एक मोमेंट लगती है किसी को। अब ऐसा मत बोलो सर उसको मैं जानने के लिए उससे पास आऊँगा, उससे बातें करूँगा। देखो जब भी आप किसी को जानते हो या नहीं जानते हो तो एक मोमेंट का ही खेल होता है, या तो मैं जानता हूँ या मैं इसको नहीं जानता हूँ। आपसे मैंने सवाल पूछा, इसका जवाब पता है, या तो आपको पता है या नहीं पता। ऐसा नहीं बोल सकते हाँ सर मैं इसका जवाब पता कर रहा हूँ दिमाग में, ऐसा नहीं हो सकता। आप याद कर रहे होगे, पता नहीं कर सकते, जानते हो या नहीं जानते हो। तो ऐसी सभी की सभी वर्ब्स जिनको एक मोमेंट के अंदर आपको करना हो, ये कहलाती हैं स्टेटिव वर्ब्स, जिनमें टाइम का कंजम्पशन नहीं होता। इस वजह से टाइम को कंज्यूम बताने वाले टेंस यानी कि कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन वर्ब्स के साथ में यूज नहीं होते। तो इस वजह से पीपीसी के अंदर नो वर्ब के साथ इस सेंटेंस को नहीं लिखा जा सकता। इस सेंटेंस को अगर आपको लिखना है ना तो पीपी में ही लिखना पड़ेगा। मैं उसको 2 सालों से जानता हूं, आप उसको ऐसा लिखोगे, आई हैव नोन हर फॉर 2 years। हैव बीन नोइंग हर फॉर 2 years बिल्कुल गलत है। आई बात समझ में? अब देखो इसी को आगे बिल्ड करेंगे, सारी स्टेटिव वर्ब्स पे नजर डालते हैं। ये आपके सामने लिस्ट है स्टेटिव वर्ब्स की। अग्री, बिलीव, डाउट, इमेजिन, मीन, कंसीडर, रिकॉग्नाइज, सस्पेक्ट, थिंक, अंडरस्टैंड, डिसेंबल, लाइक, डिसलाइक, हेट, लव, प्रेफर, विश, वांट, appear, be, feel, hear, look, see, seem, smell, taste, belong, have, own, possess, है ना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा इनको याद करना है, मैं आपको नहीं बोल रहा याद करना है, पर मुझे एक बात बताओ, अगर 53 की टेबल आपको नहीं आती तो खुद बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे 53 की टेबल आप बना लोगे ना दिमाग में, वैसे ही इन वर्ब्स को या किसी भी वर्ब को देखते ही आप अपने आप से डिसाइड करना सीखो क्या वो स्टेटिव वर्ब है या नहीं। और उसके लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ स्टेटिव वर्ब्स की एक मोटी मोटी लिस्ट आपको दे करके। स्टेटिव वर्ब्स इंग्लिश में हजारों हैं। ये वो स्टेटिव वर्ब्स है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं। मैं हजारों वर्ब्स के नाम आपको ना बता सकता हूँ, ना मुझे याद है, ना आप याद कर पाओगे। समझ गए ना? हमें पकड़ना है यहाँ पे फॉर्मूला। अब इनमें से कोई भी वर्ब उठा लो और देख लो वो स्टेटिव वर्ब निकलेगी। जैसे बिलीव वर्ब को उठा लिया, बिलीव का मतलब होता है मानना। आपने मुझे मेरा दोस्त मान लिया, अपना दोस्त मान लिया। अब मानने के काम में 1 सेकंड ही गुजरेगा, 1 सेकंड होगा, एक मोमेंट होगी जब आप मुझे अपना दोस्त मान लोगे। अगर आपको किसी पे कुछ डाउट हुआ तो 1 सेकंड ही लगेगा आपको। उस 1 सेकंड से पहले आपको डाउट नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कुछ बोला आपको डाउट हो गया। अगर आप किसी चीज़ को समझ पा रहे हो ना, 1 सेकंड के अंदर ही समझ लोगे। समझने की प्रोसेस में बहुत टाइम नहीं लगता। आपको सुनने में टाइम लगेगा, सिचुएशन को प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, लेकिन दिमाग में जब बल्ब जलेगा ना लट्टू, उसमें 1 सेकंड ही लगेगा। आई बात समझ में? किसी से प्यार है या हेट है, इस प्रोसेस में टाइम नहीं लगता है। लव एट फर्स्ट साइट आप जानते हो, लाइक, डिसलाइक, ये हर चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं कोई चीज़ जो 1 सेकंड एक झटके में हो रही है। इन वर्ब्स को मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। फटाफट अपने पहले इन वर्ब्स को देख लेते हैं एक एक करके, है ना। मान लीजिए सेंटेंस है आई एम नोइंग हर, मैं उसको जानता हूँ। अब इसका क्या मतलब है? मैं उसको जान रहा हूँ भाई, जानता हूँ, जानता हूँ, ऐसा तो ठीक है। इस केस में आपने कंटिन्यूस टेंस लगाया, ये सेंटेंस गलत है। वैसे ही आई हैव बिन नोइंग हर, आई हैव बिन नोइंग हर फॉर 2 years, मैं उसको 2 सालों से जानता आ रहा हूँ। अगेन नो एक कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। इसके साथ में सर आपको पीपीसी ही लगाना है, पीपीसी नहीं लगाना है, मतलब सेंटेंस गलत है। ठीक उसी तरीके से मान लो आप यूज़ करें वर्ब को, नो को पास्ट टेंस में। ये सिर्फ प्रेजेंट की बात नहीं है, कंटिन्यूस पास्ट में भी हो ना, आई वॉज नोइंग हर, मैं उसको जानता था, वो भी गलत है। प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में ये जो है सेंटेंसेस गलत है। आई हैड बिन नोइंग हर फॉर 2 years, ये भी गलत है, यहाँ भी पीपीसी लग गया, पास्ट का सेंटेंस इज रॉन्ग। और वो पकड़ लो, अंडरस्टैंड पकड़ लो, शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं समझ पा रही है। हिंदी में ठीक है लेकिन इंग्लिश में गलत है। अंडरस्टैंड वर्ब को कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से शी हैज़ नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग फॉर लास्ट सेवरल डेज, पिछले कई दिनों से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वो कुछ समझ नहीं पा रही है, बिल्कुल नहीं समझ पा रही होगी। लेकिन पीपीसी का इस्तेमाल अंडरस्टैंड वर्ब के साथ नहीं होगा। समझने में, लट्टू जलने में खाली 1 सेकंड लगता है। आई बात समझ में? तो ये वर्ब्स ऐसी हैं। दिस कार इज बिलोंगिंग टू माई अंकल, ये कार मेरे अंकल को बिलोंग करती है। अगर तुम्हारे अंकल को बिलोंग करती है तो एक झटके में तुम्हारे अंकल के पास आ गई थी जिस दिन तुम्हारे अंकल ने कार के पैसे देकर के कार को खरीदा था। बिलोंग कर नहीं रही है, बिलोंग करती है। और जिस दिन बेच देंगे अंकल, 1 सेकंड में किसी और के पास चली जाएगी। मतलब इस काम को, बिलोंग करने को कंटिन्यूस टेंस में नहीं बताया जा सकता, ना तो कंटिन्यूस में ना पीपीसी में जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। दिस कार हैज़ बीन बिलोंगिंग टू माई अंकल फॉर 10 years, ये बात भी गलत है। समझ में आ रही है ना बातें? वैसे ही अग्री को ले लो,
एवरीवन इज अग्रीइंग विद हर, हर आदमी उससे अग्री कर रहा है। अरे अग्री तो 1 सेकंड में किया जा सकता है किसी से। आपने कुछ बोला, मुझे समझ में आ गया, मैंने बोला ठीक है, आई अग्री विद यू। तो अग्रीइंग जो है ना कंटिन्यूस टेंस में यूज होने वाली वर्ब नहीं है। वैसे ही लव, प्यार भी 1 सेकंड में होता है या नहीं होता, दो में से एक चीज़ें हैं। तो आई एम लविंग इट, मैं इस चीज़ से प्यार कर रहा हूँ, ये गलत है। अब आपको थोड़ी हैरत होगी, आई एम लविंग इट मैकडोनल्ड्स की, मैकडी जो आप खा के आते हो, बर्गर वर्गर पिज्जा विज्जा, तो मैकडी की क्या है टैग लाइन भी है, आई एम लविंग इट। ये कैसे बनी है? ये जो सारी वर्ब्स है ना, ये कंटिन्यूस टेंस में अंग्रेजों के गंवार यूज़ करते हैं। गंवार, गंवार समझ गए ना, जो इंग्लिश ठीक से बोल तो लेते हैं लेकिन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे अपने भी तो गंवार होते हैं ना गाँवों में, हिंदी तो वो जानते ही हैं। तो आई एम लविंग इट, वैसे भी मैकडोनल्ड्स गंवारों का है। गंवारों का मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में मैकडोनल्ड्स में वो लोग खाना खाते हैं जिनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, जिनके पास खाना ठीक से खाने के पैसे ना हो, वो मैकडोनल्ड्स में जाके पिज्ज़ा खा लेते हैं। तो वास्तव में एक इस तरह के तबके को मैकडोनल्ड्स से अपनी तरफ खींचा है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, जो गंवारों का तबका है, और वो लोग इस तरह से बोलते हैं, आई एम अग्रीइंग विद हर, आई एम लविंग इट। आ रही है बात समझ में? तो कंपनियां भी ग्रामर रूल को गलत करके सही टाइप के पब्लिक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। ये पूरी एक केस स्टडी है मैकडोनल्ड्स के ऊपर, आप कभी सर्च करना नेट पे। चलो अब आ जाओ, स्टेटिव वर्ब्स में अगर दिक्कत मिले आपको, कंटिन्यूस टेंस में स्टेटिव वर्ब मिल जाए तो करें क्या? अब यहाँ से आपका खेल शुरू होता है। अगर स्टेटिव वर्ब कंटिन्यूस टेंस में मिले तो सर सीधा सा एक काम करो, उसको इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर दो। और अगर आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मिल जाए, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो उसको आपको चेंज कर देना है परफेक्ट टेंस में। आ गई बात समझ में? इसलिए आई हैव बिन नोइंग हर वो गलत था, और मैंने क्या बना के दिया उसको, आई हैव नोन हर फॉर 2 years। आ रही ना बात समझ में? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कोई झगड़ा नहीं है, जो भी टेंस हो कोई बात नहीं। कंटिन्यूस को इंडेफिनिट में, प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट को पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट इंडेफिनिट, है ना। और वैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस को परफेक्ट टेंस में आपको चेंज कर देना है। तो अगर इस तरीके से आपने देखे हैं, फॉर्मूला आपके ऊपर लिखा हुआ है आई एम नोइंग हर, आपको सीधे सीधे क्या लिखना है, कंटिन्यूस टेंस को इंडेफिनिट बनाना है और लिखना है आई नो हर, आई नो हर। आई बात समझ में? और वैसे ही आई हैव बिन नोइंग हर फॉर 2 years या पास्ट 10 years, इसको पीपीसी को बदल के लिख देना है आई हैव नोन हर फॉर पास्ट 10 years। तो ये था एडवांस्ड वाला पीपीसी और पीपी के बीच का डिफरेंस। इसलिए पीपी और पीपीसी को अलग अलग रखा गया है। इस तरह की ट्रबल वाली वर्ब्स जो है ना, इनको पीपीसी में नहीं लिखा जा सकता। कंटिन्यूस एक्शन दिखाना भी हो तब भी आपको परफेक्ट एक्शन से, परफेक्ट टेंस से इनको दिखाना पड़ेगा। चलिए इतना समझ गए, अब और आगे बढ़ते हैं। ये एक दो मैंने और रखे हैं एग्जाम्पल्स, इनको भी देख सकते हो आप। शी वॉज अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, शी वॉज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, समझ लो ना इसको, एवरीथिंग समझ लेना, वो हर चीज़ समझ रही थी। शी वॉज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इसको गलत बताऊंगा और लिखूंगा शी अंडरस्टूड एवरीथिंग। पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट इंडेफिनिट यानी कि V2 में चेंज कर दिया, है ना। और उसी तरीके से मान लीजिए दिस कार हैज़ बीन बिलोंगिंग टू माई अंकल फॉर 10 years, तो मैं लिखूंगा दिस कार हैज़ बिलोंग्ड टू माई अंकल फॉर 10 years। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सही होगा। समझ में आ गया फॉर्मूला? चलो अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट तो यहाँ हो गया पूरा, पीपीसी और पीपी के बीच का डिफरेंस आपको पता लग गया, कब कहाँ कैसे कैसे यूज़ करना है। अब 5 कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को इस पूरी कहानी में, 5 कन्फ्यूजन्स को एक साथ ले रहा हूँ। ये तो था कंसेप्चुअल पार्ट, अब आएगा प्रैक्टिकल पार्ट। पेपर में कन्फ्यूजन आपको कहाँ होगी, क्वेश्चंस के अंदर। कन्फ्यूजन नंबर 1, कन्फ्यूजन नंबर 1 ये है सर, मान लीजिए सेंटेंस ऐसा है, जिया स्कूल में 2 साल पढ़ा चुकी है, तो मैं इसको अंग्रेजी में कैसे लिखूँ? अगर मैं अंग्रेजी में ऐसा लिखूँ पढ़ा चुकी के हिसाब से, जिया हैज़ टॉट एट दिस स्कूल फॉर 2 years, आप तो बोल रहे हो कि स्कूल में पढ़ा रही है अभी भी, आप तो बोल रहे हो ये पीपी है और 4 लगा हुआ है, ड्यूरेशन खत्म हो गई, तो जिया अभी भी पढ़ा रही है। मैं तो कह ही नहीं रहा ये बात, मैं तो कह रहा हूँ जिया स्कूल में पढ़ा चुकी है पास्ट में। तो मैं कैसे इस सेंटेंस को सही लिख पाऊंगा? जैसे ही मैं ये लिखूंगा आप बोलोगे ये तो गलत है, ये तो पीपीसी वाला ही सेंटेंस है, सिर्फ ड्यूरेशन पे जोर दिया हुआ है। तो इसको लिखने का एक तरीका है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या है? ये जो फॉर 2 years है ना, इसको ऐसा मत लिखो, इसको ऐसा लिखो जब से जब तक उसने पढ़ाया, फॉर 2 years फ्रॉम 18 to 20। आई बात समझ में? आपको एडिशनल एडवर्ब वो पास्ट डालनी पड़ेगी, या फिर ऐसा लिखो फॉर 2 years इन द लास्ट डेकेड, मतलब एक पास की ड्यूरेशन आपको बतानी पड़ेगी। या फिर यूँ लिख दो, कुछ और नहीं लिखा हुआ ना, तो यूँ लिख दो फॉर 2 years इन द पास्ट। अगर काम पूरा दिखाना है फॉर के साथ में,
पीपी के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो पूरा तभी दिखा पाओगे जब ड्यूरेशन के साथ में एडवर्ब ऑफ पास्ट को ऐड करोगे। ड्यूरेशन बता दो कब से कब तक हुआ काम, किस डेकेड में हुआ, किस लिए, कुछ और नहीं लिखा हुआ तो इन द पास्ट तो जोड़ के आ जाना, मैं समझ जाऊंगा, एग्जामिनर समझ जाएगा आप क्या कहना चाह रहे हो। तो ये तो थी कन्फ्यूजन नंबर 1। सेकेंड कन्फ्यूजन, ये समझ गए ना, साइड में लिख दिया मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस में 4 आ जाए, एडवर्ब ऑफ पास्ट लगा दोगे तभी फिनिश्ड एक्शन होगा, नहीं तो एक्शन अभी भी कंटिन्यूअस है ना। सेकंड कंफ्यूजन क्या है, सर मान लीजिए सेंटेंस ऐसा हो 4 की जगह पे सिंस आ जाए, जिया स्कूल में 2020 से पढ़ा चुकी है, जिया स्कूल में 2020 से पढ़ा चुकी है, जिया हैज़ टॉट एट दिस स्कूल सिंस 2020। क्या इस केस में एक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं सर, एक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। एक्शन कंटिन्यू इसलिए नहीं होगा, क्यों कहता है, देखो पीपी ये कहता है या तो ड्यूरेशन पूरी हो गई या एक्शन पूरा हो गया, यहाँ पे ड्यूरेशन तो दी नहीं हुई, सिंस 2020 तो पॉइंट ऑफ टाइम है, आप जानते हो ना सिंस और 4 के बीच का डिफरेंस, सिंस 2020 तो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम में ड्यूरेशन तो होती नहीं, मतलब देयर इज नो ड्यूरेशन। अगर ड्यूरेशन पूरी नहीं हुई तो पीपी क्या कहता है, टेंस का एक्शन पूरा हो गया, मतलब जिया का एक्शन पढ़ाने का जो है वो पूरा हो चुका है। अगर सिंस के साथ में पीपी आ जाए, अगर सिंस के साथ में पीपी आ जाए, किसके साथ में, सिंस के साथ में, उस केस में एक्शन कंटिन्यू नहीं होता, फिनिश्ड एक्शन है। समझ गए बात इतनी। ये 4 के साथ में कंटिन्यू हो सकता है, 4 के साथ में पीपी कंटिन्यू हो जाता है, लेकिन सिंस के साथ में क्योंकि ड्यूरेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्शन को पूरा करना पड़ेगा। पीपी की फर्स्ट टर्म यही कहती है, दोनों में से एक चीज़ पूरी हो गई। चलो अब कन्फ्यूजन नंबर 3, मान लीजिए सर मैं ना सिंस लगाऊं ना 4 लगाऊं, मैं लिख दूं जिया स्कूल में पढ़ा चुकी है, जिया हैज़ टॉट एट दिस स्कूल। अब इसका क्या मीनिंग निकलेगा, इसका वही मीनिंग निकलेगा जो आपने निकाला है। अगर कोई ड्यूरेशन सर दी नहीं हुई ना तो समझ लो ये एक्शन हैज़ फिनिश्ड, जिया स्कूल में पढ़ा चुकी है, अब नहीं पढ़ाती है। जब ड्यूरेशन नहीं है तो एक्शन पूरा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट यही कहता है, ड्यूरेशन नहीं है तो एक्शन पूरा होगा, कुछ भी ना लिखा हो तो एक्शन को पूरा मान लो। ठीक है, अब आ जाओ कन्फ्यूजन नंबर 4, ये थोड़ी एडवांस्ड है, मुझे लगता है आप में से 30-40% लोग इसको कन्फ्यूजन को समझ ही नहीं पाएंगे, वो इस लेवल तक पहुंचेंगे ही नहीं। कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो इसको, पर ध्यान रखना आप इसीलिए इस लेवल तक नहीं पहुंचो क्योंकि आपने बेसिक से इंग्लिश ग्रामर को पूरा नहीं किया है। चैनल पे रखी हुई है, इसी चैनल के होम पेज पे प्लेलिस्ट है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर बेसिक पूरे हैं तब ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आएगी। कन्फ्यूजन क्या, आप ध्यान से समझो। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर थिंक, कंसीडर, स्मेल, टेस्ट, लुक, फील, मेजर और वे, हमने इन वर्ब्स को वर्ब की आईएनजी फॉर्म में एज मेन वर्ब यूज होते हुए देखा है। ठीक है, हमने ना थिंकिंग नाम की वर्ब को थिंकिंग में आई एम थिंकिंग समथिंग ऐसा देख करके हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म में देखा है। तो आप तो कह रहे हो ये तो नहीं होती यूज़, फिर ये कैसे हो गई बताओ हमें। तो यही है कन्फ्यूजन नंबर 4। अब देखो इसको ध्यान से समझना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 वर्ब्स ऐसी हैं जो स्टेटिव वर्ब होने के बाद में भी कन्फ्यूजन करती हैं क्योंकि ये अर्गेटिव वर्ब्स भी हैं। दूसरा इनका रीज़न क्या है, इनके डबल मीनिंग्स हैं, एक से ज़्यादा मीनिंग्स है। अब मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए वे नाम की वर्ब को ले लें, वे वर्ब के 2 मीनिंग है। वे का मतलब होता है किसी चीज़ का वजन होना, और वे का मतलब होता है किसी चीज़ का वजन करना, यानी वजन तोलना। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊँ। सेंटेंस है ऐसा, दिस बॉक्स इज़ वेइंग 5 kg। यहाँ पे वे पता क्या बता रहा है, इस बॉक्स का वजन है 5 किलो। दिस बॉक्स इज़ वेइंग 5 kg, आई एम वेइंग 55 kg, शी इज़ वेइंग 95 kg। आ रही है बात समझ में, कौन सी चीज़ कितनी वजनदार है वे नाम की वर्ब बताती है। लेकिन दूसरा जो मीनिंग है उसमें किसी का वजन तोलने के लिए भी वे वर्ब यूज होती है। द मैन इज़ वेइंग द बॉक्स, आदमी इस बॉक्स को तोल रहा है। यहाँ पे बॉक्स खुद का वजन बता रहा है, यहाँ पे कोई आदमी बॉक्स का वजन बता रहा है। अगर किसी चीज़ के खुद के वजन बताने की बात हो, वे वर्ब का फर्स्ट वाला यूज़ हो, वो यूज़ कहलाता है स्टेटिव यूज़। आ रही बात समझ में, ये बॉक्स 5 किलो का है, यार 5 किलो का है तो ये एक स्टेट है, इसमें कोई एक्शन नहीं आ रहा, इसमें कोई टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा। तो फर्स्ट वाले केस में वे को आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाएंगे, सेकंड वाले केस में कर सकते हैं। यहाँ पे तो एक्शन हो रहा है ना, आदमी ने इस चीज़ को उठाया, फिर रखा उसके ऊपर तराजू के ऊपर, फिर तराजू के ऊपर उसका मेजरमेंट किया। आ रही है बात समझ में, सेकंड में एक्शन हो रहा है,
फर्स्ट स्टेटिव है, इसमें स्टेट बताई जा रही है बॉक्स का कितना वजन है, इसमें बॉक्स को एक्चुअल में वे किया जा रहा है। तो फर्स्ट वाला जो मीनिंग देख रहे हो ना, उसके साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दो, दिस बॉक्स वेज 5 kg। तो इस तरीके से ये वर्ब है ना, इनके दो दो रूप हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। वे नाम की वर्ब बता दी, इसी तरीके से मेजर नाम की वर्ब देख लो। मेजर का मतलब होता है किसी आकार का होना, किसी साइज का होना, और मेजर का मीनिंग होता है किसी चीज़ का साइज मेजर करना। जैसे दिस रूम इज मेजरिंग 100 मीटर स्क्वायर, ये रूम जो है ना 100 मीटर स्क्वायर का है। इज मेजरिंग का मतलब है इसका मेजरमेंट ये है, इस रूम का आकार ये है। दिस रूम इज मेजरिंग 100 मीटर स्क्वायर। लेकिन दूसरा सेंटेंस, वी आर मेजरिंग द रोड, हम रोड को मेजर कर रहे हैं। वी आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द रोड, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द रोड। फर्स्ट केस में क्या हुआ, यहाँ पे स्टेटिव है, रूम का अपना आकार बताया जा रहा है, रूम का आकार रूम की अवस्था है, रूम की स्टेट है, नो टाइम कंजम्पशन, कोई कंजम्पशन नहीं हो रहा। सेकंड में हम निकले फीता लेकर के रोड को नाप रहे हैं, टाइम कंजम्पशन हो रहा है, एक्शन फॉर्म है। सेकंड केस बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट के अंदर आप क्या लिखेंगे, मेजर्स लिखेंगे, दिस रूम मेजर्स 100 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, बुक्स में नहीं मिलेगा, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। कोशिश मेरी ये है कि आपके 1-1.5 महीने की मेहनत बच जाए, एक साथ आपको नोट्स फॉर्म में समझा करके मैं पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल दूँ, यहीं से आएगा समझ में, अच्छे से कोशिश कर लो, ठीक है। थिंक नाम की वर्ब है, थिंक के 2 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है किसी चीज़ के बारे में कुछ मान लेना, सेकंड होता है किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करना। जब किसी चीज़ के बारे में कुछ मान लेते हो ना, तो थिंक होती है स्टेटिव वर्ब, लेकिन जब सोच विचार कर रहे होते हो तब थिंक होती है एक एक्शन वर्ब, ठीक है। जैसे ही इज़ थिंकिंग दैट ही इज़ अ लूजर, वो ऐसा विचार करता है, वो ऐसा मान चुका है, वो ऐसा मान रहा है कि वो एक लूज़र है। देखो, मैं लूज़र हूँ या आप लूज़र हो, ये मानने में 1 सेकंड लगता है, सोच नहीं रहे हम किसी बारे में विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, थिंक नहीं कर रहे हैं हम, एक्चुअल में हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं। तो थिंक का जब कंसीडर या बिलीव वाला मीनिंग आए, कंसीडर या बिलीव वाला मीनिंग आए, वो सोचता है कि वो लूजर है, तो उस केस में ये स्टेटिव होती है। उस केस में आप क्या करते हो, इज थिंकिंग की जगह लिखोगे ही थिंक्स। सेकंड वाले केस में वो सोच रही है रिजाइन करने का, 5 दिन तक वो सोचेगी बैठ करके, ये एक एक्शन वर्ब है, टाइम कंज्यूम होगा। सेकंड केस के अंदर ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है। समझ में आ गई बात। वैसे ही कंसीडर वर्ब के साथ भी है, कंसीडर का मतलब होता है मानना, और कंसीडर का मतलब होता है किसी चीज़ पे विचार विमर्श करना, सोच विचार करना। जैसे ही इज़ कंसीडरिंग मी हिज एनिमी, वो मुझे मानता है अपना दुश्मन। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे कोई एक्शन, कोई टाइम कंजम्पशन नहीं हो रहा, ऐसा एक्शन हो रहा है जो स्टेटिव एक्शन है, उसने एक झटके में मुझे दुश्मन मान लिया, ही इज़ कंसीडरिंग मी हिज एनिमी, ये स्टेटिव फॉर्म है। और दूसरा वाला क्या है, शी इज़ कंसीडरिंग अ जॉब चेंज, वो कंसीडर कर रही है जॉब को चेंज करने को, तो वो कंसीडर करने में मान नहीं रही, कुछ सोच विचार कर रही है। तो कंसीडर वर्ब और थिंक वर्ब के 2 मीनिंग हैं। अगर किसी चीज़ को कुछ बिलीव कर लो, मान लो, तब तो ये बन जाती है स्टेटिव। लेकिन कंसीडर और थिंक वर्ब में जब सच में विचार विमर्श करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, पॉन्डर करते हैं, सही वर्ड है पॉन्डर, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये एक एक्शन वर्ब होती है, वर्ब के एनजी फॉर्म में यूज होती है। फर्स्ट केस में इस कंसीडरिंग को निकाल देंगे, यहाँ लिख देंगे इंडेफिनिट टेंस में कंसीडर्स, है ना, इसको कंसीडर्स कर लेना, ठीक है, कंसीडर्स। इसको बिलीव्स भी कर सकते हैं, है ना। चलो, अब इसी तरीके से लास्ट में वर्ब बची है टेस्ट। टेस्ट वर्ब के 2 मीनिंग है, पहला मतलब है स्वाद देना, टेस्ट देना, दूसरा है स्वाद लेना, टेस्ट लेना। जैसे एक सूप पड़ा है यहाँ पे, आपने बोला ये सूप तो खट्टा है, दिस सूप इज टेस्टिंग सॉर, ये सूप तो खट्टा है, इसका टेस्ट जो आया वो खट्टा आया, ये स्टेटिव फॉर्म है। और दूसरा, अगर कोई आदमी सूप को चख रहा हो, टेस्ट ले रहा हो, गेस्ट आर टेस्टिंग द सूप, इस केस में क्या हुआ, एक्शन हो रहा है, आर टेस्टिंग बिल्कुल सही है। फर्स्ट केस में सूप की स्टेट के बारे में बताया गया, दिस सूप इज टेस्टिंग सॉर, सूप किसी को नहीं चख रहा, सूप को चखने पे वो सॉर पाया जा रहा है, सूप ऐसा टेस्ट हमें दे रहा है कि वो खट्टा है, तो स्टेटिव मीनिंग है, इसलिए यहाँ पे इज टेस्टिंग नहीं, यहाँ पे आएगा टेस्ट। बस यही कन्फ्यूजन है सबके दिमाग में, सर हमने कभी कभी तो टेस्टिंग देखा है, आप कैसे कह रहे हो कि टेस्टिंग नहीं आता, आता है टेस्टिंग। अगर किसी के स्वाद लोगे तो टेस्टिंग आएगा, लेकिन अगर कोई चीज़ अपना स्वाद आपको बता रही हो, टेस्ट वर्ब अपना पहला वाला मीनिंग दे रही हो, उसी तरीके से स्मेल वर्ब भी है, फील वर्ब भी है, उस केस में आपको उनको स्टेटिव वर्ब जो है कंसीडर करना है और उनको वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करना। वैसे लास्ट कर रहे हैं अपने लुक वर्ब। लुक का मतलब है दिखाई देना,
दिखाई देना और किसी चीज़ को देखना। जैसे बॉस आज गुस्से में दिखाई दे रहा है, द बॉस इज लुकिंग एंग्री टुडे, है ना। और वैसे ही दूसरा, वी वर लुकिंग एट द स्क्रीन, हम स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। फर्स्ट केस में बॉस गुस्से में दिखाई दे रहा है, बॉस कुछ नहीं देख रहा, बॉस खुद दिखाई दे रहा है। बॉस की अवस्था यानी स्टेट बताई गई है, बॉस गुस्से में है। आई बात समझ में? एक सेकंड में जैसे ही आपने बॉस को देखा आपको पता लग गया वो गुस्से में है। देखने पे घूरने पे नहीं पता लगा। नो एक्शन, या यूं बोल दो एक्शन में कोई टाइम कंज्यूम नहीं हुआ। फर्स्ट वाला स्टेटिव मीनिंग है, इसको आप इज लुकिंग की जगह लुक्स लिखेंगे। सेकंड वाले में वी वर लुकिंग एट द स्क्रीन, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ कन्फ्यूजन्स होती है स्टूडेंट्स के दिमाग में। फील का भी ऐसा ही खेल है, फीलिंग आना और फीलिंग लेना। अगर फीलिंग आ रही हो किसी चीज़ से तब उसको आईएनजी फॉर्म में यूज़ ना करें। द वेदर इज़ फीलिंग हॉट, वेदर से बड़ी गर्मी की फीलिंग आ रही है, वेदर बड़ा, मौसम बड़ा ही गर्म है, इज़ फीलिंग हॉट। स्टेटिव मीनिंग है, वेदर की अवस्था को बताया जा रहा है। लेकिन आई एम फीलिंग पेन इन माई लेग, मैं फील कर रहा हूँ पेन को मेरे लेग में, मेरे पैर में। इस केस में वेदर सब्जेक्ट है लेकिन किसी चीज़ को वो फील कर नहीं रहा, वो खुद की फीलिंग दे रहा है। इस केस में मैं सब्जेक्ट हूँ पर मैं फीलिंग ले रहा हूँ। अगर ले रहे हो तो एक्शन फॉर्म है, अगर कोई चीज़ फीलिंग दे रही है तो स्टेटिव फॉर्म है, ठीक है। उस केस में क्या करेंगे, आप इस फीलिंग को हटा के लिख देंगे फील्स, वेदर फील्स हॉट। तो ये थी सर 4 कन्फ्यूजन। अब एक कन्फ्यूजन और है। वैसे तो वीडियो लंबी हो गई है, मेरा प्लान था 25 मिनट से ज़्यादा लंबी ना करूँ, आधे घंटे से। एक 5 मिनट की लास्ट कन्फ्यूजन को फटाफट पकड़ते हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूजन ये है सर, हमने है ना, आपने जो अभी तक जितना बताया ये सारा समझ लिया, कब फील वर्ब, कब टेस्ट वर्ब, कब मेजर वर्ब, कब ऑन वर्ब कैसे यूज़ होगी, लेकिन उसके बाद में भी हमने इनको वर्ब के एनजी फॉर्म में यूज़ होते हुए देखा है। जैसे एक सेंटेंस मुझे किसी ने बताया, चलो सेंटेंस आगे आएगा, पहले रूल समझ लो। रूल ये है, स्टेटिव वर्ब जो है ना उनको वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करना। ये तभी बात होगी जब वो मेन वर्ब होंगी सेंटेंस में, ठीक है। मान लीजिए वो जिरंड है, मान लीजिए वो पार्टिसिपल है, मान लीजिए वो कंटिन्यूस इन्फिनेटिव है, उस केस में स्टेटिव वर्ब्स बिंदास यूज़ की जा सकती हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म में। सेमी वर्ब फॉर्म में स्टेटिव वर्ब्स को वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, जब ये सेंटेंस की मेन वर्ब बन जाती हैं। चलो अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, लॉजिक भी बता दूंगा इसके पीछे क्या है। यू हैव टू पे टैक्सेस फॉर ओनिंग अ हाउस, आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे एक घर को ऑन करने के लिए, एक घर का मालिक बनने के लिए। ऑन क्या है सर, ऑन तो स्टेटिव वर्ब है। यहाँ पे ऑन जो है आईएनजी फॉर्म में आई हुई है, तो क्या करें, इस ऑन को निकाल दें यहाँ से। वैसे ही वी हैव बॉट अ हाउस मेजरिंग 100 मीटर स्क्वायर, हमने खरीदा है एक घर जिसका मेजरमेंट है, जो मेजर करता है, जिसका आकार है 100 मीटर स्क्वायर का। तो ऑनिंग और मेजरिंग दोनों ही यहाँ पे सही हैं, दोनों में कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऑनिंग यहाँ पे एक जिरंड है, फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और मेजरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, हाउस के बारे में बता रहा है, वो वाला हाउस जिसका आकार है ये। समझ रहे हो? अगर आप मुझसे जिद करने लगो यहाँ पे, सर नहीं सर हमें तो इसको भी इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है, तो चेंज करके दिखा। वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्ब है यहाँ पे हैव, यहाँ पे क्या है वर्ब, यहाँ पे वर्ब है हैव। टेंस होता है मेन वर्ब का चेंज, टेंस होता है मेन वर्ब का चेंज। वर्ब की आईएनजी फॉर्म में जिरंड आ जाए या वर्ब की आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव पार्टिसिपल आ जाए, उसका टेंस कैसे चेंज करोगे, पार्टिसिपल का टेंस कैसे चेंज हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल थोड़ा ना बनाया होगा यहाँ पे। आ गई बात समझ में? जिरंड और पार्टिसिपल को वर्ब के आईएनजी फॉर्म में स्टेटिव वर्ब्स के लिए बिंदास आप यूज़ कर सकते हैं। 2 सेंटेंस और बना रहा हूँ, किसी के दिमाग में कन्फ्यूजन हो। जैसे अग्रीइंग विद अस एवरीवन डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट, हमसे अग्री करते हुए, हमसे अग्रीमेंट दिखाते हुए, है ना, सभी ने डिसाइड किया प्रोटेस्ट करने को। अग्रीइंग यहाँ पे क्या हो गया, पीपीएस से हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। वैसे ही अ वुमन रिसेंबलिंग हिज मदर वाज एट द डोर, एक औरत जो रिसेंबल करती थी, दिखाई देती थी, सिमिलर थी उनकी मदर के जैसे, माँ के जैसे, वो डोर पे खड़ी थी, दरवाजे पे खड़ी थी। एक ऐसी औरत उनकी माँ के जैसे दिखने वाली दरवाजे पे खड़ी थी। फर्स्ट केस में अग्रीइंग पीपीएस से है, आप जानते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। सेकंड केस में रिसेंबलिंग एक एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। दोनों ही केस में ये क्या है, सेमी वर्ब्स हैं, सेमी वर्ब्स अपने साथ में वर्ब के आईएनजी फॉर्म लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है स्टेटिव वर्ब्स के लिए, ठीक है। सिर्फ मेन वर्ब की जगह ये झगड़ा है, सेमी वर्ब्स की जगह इनका कोई भी झगड़ा नहीं है। तो सर ये था पूरा कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे में हो चुका है। 1.5 से 2 महीने लगते हैं किसी भी स्टूडेंट को ढंग से नोट्स बना करके इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में, मुझे भी लगे थे, आपको मिल गया, अब इसका फ़ायदा उठाओ। फटाफट से आपका क्विज़ है, इसको आपको अटैम्प्ट करना है। 6 क्वेश्चंस हैं,
सभी लोग अटैम्प्ट करेंगे इसको, है ना। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 5/6 सभी को मिले, ठीक है, एटलीस्ट 5/6। 6 क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से इनको अटैम्प्ट कर लो। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मैं इनके आंसर्स डाल रहा हूँ, ठीक है, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर्स को मैच कर लेना और आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। चलिए इसी के साथ इजाज़त लूँगा। अगर कोई और टॉपिक्स इस तरह के हों तो आप मुझे बता सकते हैं। अगले आने वाले वीक्स में मैं सारे टॉपिक्स एक एक करके कवर करने वाला हूं, ठीक है। अगर मुझसे कोई छूट गया हो तो बता देना, एडवांस टेंसेस का सारे टॉपिक्स अपने लेंगे। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। SSC का, बैंकिंग का, राइटिंग का सारे कोर्सेज अपनी ऐप पे अवेलेबल हैं। अंटिल देन एक लाइक और एक शेयर जरूर से वीडियो को। साइनिंग आउट।